किसी भी शहर की पहचान उसके नाम में कितनी गहरी छिपी होती है। आज हम एक ऐसे ही शहर की कहानी में उतर रहे हैं, आजमगढ़। हमारे पास कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज हैं जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के इस शहर की नींव की कहानी बताते हैं। तो चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि आजमगढ़ नाम आखिर आया कहाँ से और इस नाम के पीछे किन लोगों का, किन घटनाओं का और किन संस्कृतियों का हाथ है। और ये सिर्फ एक नाम की कहानी नहीं है, ये उस जमीन की कहानी है जो गंगा और घाघरा जैसी महान नदियों के बीच बसी है। एक ऐसा इलाका जिसकी अपनी एक अलग ही पहचान रही है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक परिवार का एक फैसला, उस दौर की सियासत और दो संस्कृतियों का संगम एक पूरे शहर की तकदीर लिख देता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इतिहास कैसे व्यक्तिगत फैसलों से आकार लेता है। बिल्कुल, तो कहानी को समझने के लिए हमें समय में काफी पीछे जाना होगा। आज का जो आजमगढ़ है वो जिस जमीन पर है वो कभी प्राचीन कौशल महाजनपद का हिस्सा थी। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि शहर बनने से बहुत पहले इस जगह की एक आध्यात्मिक पहचान थी। हाँ, और ये पहचान बहुत गहरी थी। ये कोई आम जमीन नहीं थी। शहर की स्थापना से सदियों पहले भी इस जगह का अपना एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक वजूद था। ये ऋषियों और तपस्वियों की भूमि मानी जाती थी। मान्यता है कि यहीं कहीं ऋषि दुर्वासा का आश्रम था, जो अपने क्रोध और अपनी तपस्या दोनों के लिए जाने जाते थे। ये एक दिलचस्प विरोधाभास है। एक तरफ ऋषियों की तपोभूमि जहां ज्ञान और वैराग्य का माहौल था, और उसी जमीन पर सदियों बाद एक किला बनता है जो सत्ता का, शक्ति का, शासन का प्रतीक है। अध्यात्म और सियासत का ये संगम ही शायद इस जगह की पहचान की पहली परत है। आपने बहुत अच्छी बात कही। ये दिखाता है कि आजमगढ़ की स्थापना किसी खाली जमीन पर नहीं हुई थी। जब 17वीं सदी में इस शहर की नींव रखी गई तो उस नींव के नीचे इतिहास की कई परतें पहले से मौजूद थीं। ये हमें याद दिलाता है कि नई पहचान हमेशा एक पुरानी पहचान के ऊपर ही बनती है। वो पुरानी पहचान कभी पूरी तरह मिटती नहीं, बल्कि नई पहचान का एक अनकहा हिस्सा बन जाती है। और आजमगढ़ के मामले में ये बड़ा मोड़ मध्यकाल में एक शक्तिशाली राजपूत परिवार के एक फैसले से आया, जिसने सब कुछ बदल दिया। हाँ, यहाँ से कहानी का रुख पूरी तरह बदल जाता है। अब मंच पर आते हैं इस इलाके के शक्तिशाली गौतम राजपूत वंश। कहानी हमें मेहनगर के राजा हरबंस सिंह तक ले जाती है, जिनका इस क्षेत्र में काफी दबदबा था। जी, गौतम राजपूत उस समय इस क्षेत्र की प्रमुख शक्ति थे। उनकी जड़ें यहाँ बहुत गहरी थीं और वो अपनी स्वायत्तता को लेकर बहुत सजग थे। लेकिन ये वो दौर था जब दिल्ली में मुगल सल्तनत अपनी ताकत के शिखर पर थी। और राजा हरबंस सिंह के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था विक्रमाजीत और छोटे का अभिमान सिंह, जिन्हें आजमगढ़ की लोक कथाओं में बाबू अभन भी कहा जाता है। कहानी का सबसे बड़ा मोड़, जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है, वो यहीं आता है। बड़े बेटे विक्रमाजीत ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था। ये एक ऐसा फैसला था जिसने पूरे क्षेत्र का भविष्य ही बदल दिया। बिल्कुल, और हमें ये समझने की जरूरत है कि ये फैसला आखिर लिया क्यों गया। ऐतिहासिक दस्तावेज कहते हैं कि ये उस दौर की राजनीतिक परिस्थितियों और मुगलों के प्रभाव के चलते लिया गया था। ये एक वाक्य अपने आप में बहुत कुछ कहता है। चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। मुगलों का प्रभाव, ये बहुत व्यापक शब्द है। क्या हम इसका कोई और गहरा मतलब निकाल सकते हैं? क्या ये शाहजहां या औरंगजेब के दौर की किसी खास नीति का नतीजा था? मतलब ये कोई मजबूरी थी या एक सोची समझी रणनीति? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। देखिए, इसे समझने के लिए हमें उस समय के भारत को देखना होगा। ये शाहजहां के आखिरी सालों और औरंगजेब के शुरुआती दौर की बात है। मुगल सल्तनत बहुत मजबूत थी और वो स्थानीय शासकों से पूरी वफादारी चाहती थी। तो अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए स्थानीय राजाओं के पास कुछ ही रास्ते थे। या तो वे मुगलों से लड़ें और अपना सब कुछ दांव पर लगा दें, या फिर उनके साथ किसी तरह का समझौता कर लें। इस्लाम अपनाना सिर्फ धर्म बदलना नहीं था, यह दिल्ली दरबार में अपनी पहुंच, अपनी जागीर और अपने सैन्य पद यानी मनसब को सुरक्षित करने का एक बहुत बड़ा राजनीतिक दांव था। विक्रमाजीत का फैसला शायद इसी राजनीतिक गणित का हिस्सा था। यह दिखाता है कि उस दौर में निष्ठा और पहचान कितने जटिल मुद्दे थे। विक्रमाजीत ने जो रास्ता चुना, उसने न सिर्फ उनके बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों के लिए एक नई दिशा तय कर दी। और इसी फैसले से हमारी कहानी के नायक का जन्म होता है। विक्रमाजीत के पुत्र, जिनका नाम था आजम खान, यही वो शख्स थे जिन्होंने एक नए शहर का सपना देखा
और उसे हकीकत में बदला। यहाँ से एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। हाँ, एक ऐसी नींव रखी जाती है जिस पर आज का पूरा शहर खड़ा है। आजम खान अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन अपने तरीके से। तो बात है साल 1665 की। आजम खान ने तमसा नदी के किनारे एक शांत और सामरिक रूप से सुरक्षित जगह चुनी। उनका मकसद साफ था, एक मजबूत किले की नींव रखना और उसके चारों ओर एक नई बस्ती बसाना। और उन्होंने इस नई बस्ती को अपना नाम दिया आजमगढ़। नाम का अर्थ भी बहुत सीधा और शक्तिशाली है। आजम यानी उनका खुद का नाम और गढ़ यानी किला। तो आजमगढ़ का मतलब है आजम का किला। ये एक तरह से उस जमीन पर अपनी पहचान और अपनी सत्ता की मोहर लगाने जैसा था। ये दुनिया को बताने का तरीका था कि ये मेरी जमीन है, ये मेरी विरासत है। एक बात मेरे लिए अभी भी साफ नहीं है, जब आजम खान ये मजबूत किला बना रहे थे तो क्या वो मुगल सल्तनत के वफादार सूबेदार के तौर पर काम कर रहे थे या खुद को एक अर्ध स्वतंत्र शासक के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे? ये उस दौर की राजनीति का सबसे दिलचस्प पहलू है। कागज पर तो वो मुगल सल्तनत के अधीन थे, लेकिन व्यवहार में स्थानीय शासक काफी हद तक स्वायत्त होते थे। किला बनाना अपनी ताकत दिखाने का एक तरीका था। यह दिल्ली को एक संदेश भी था कि हम यहां मजबूत हैं और इस इलाके को संभाल सकते हैं। तो ये वफादारी और स्वायत्तता के बीच एक बहुत महीन संतुलन साधने जैसा था। और कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। आजम खान अकेले नहीं थे, उनके भाई अजमत खान ने भी पास में ही एक कस्बा बसाया, जिसे आज हम अजमतगढ़ के नाम से जानते हैं। एक ही परिवार, एक ही पीढ़ी और दो शहर। बिल्कुल, ये उस दौर में विरासत बनाने की होड़ को दिखाता है। दोनों भाई अपनी अपनी पहचान स्थापित कर रहे थे और शहर बसाने के लिए तमसा नदी का किनारा चुनना भी एक बहुत सोचा समझा फैसला था। उस दौर में नदियां किसी भी शहर की मतलब जीवन रेखा होती थी। एक तो नदी किले को प्राकृतिक सुरक्षा देती थी, दूसरा पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होती थी, और तीसरा नदियां उस समय व्यापार और यातायात का मुख्य मार्ग होती थी। तो ये एक बेहतरीन सामरिक फैसला था। तो 1665 में एक मजबूत नींव रखी गई। एक राजपूत वंशज जिसके पिता ने इस्लाम अपनाया था, अपने नाम पर एक किला और शहर बसाता है। इस कहानी की विरासत क्या है? हमें इससे क्या समझना चाहिए? विरासत यह है कि 1665 में रखी गई वो नींव समय के साथ एक समृद्ध और जीवंत शहर में बदल गई। वो सिर्फ ईंट पत्थरों की नींव नहीं थी, बल्कि एक नई संस्कृति की नींव थी। ऐतिहासिक दस्तावेजों में इस बारे में एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है। उसमें लिखा है कि राजपूत विरासत और मुगल कालीन संस्कृति के संगम ने इस शहर को एक अनोखी तहजीब दी। ये गंगा जमुनी तहजीब वाला विचार उत्तर भारत के कई शहरों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन आजमगढ़ के मामले में ये बहुत व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तर पर हुआ। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये संगम कोई अमूर्त विचार नहीं था, ये उन लोगों के जीवन की हकीकत थी। ये समझना जरूरी है कि यह संगम सिर्फ शांतिपूर्ण नहीं रहा होगा। एक ही परिवार के भीतर पहचान, विरासत और सत्ता को लेकर जो एक अदृश्य संघर्ष था, वही इस शहर की पहचान का हिस्सा बन गया। आजमगढ़ की असली पहचान इसी मीठे से तनाव में छिपी है। यह सिर्फ दो संस्कृतियों का जोड़ नहीं, बल्कि उनके बीच लगातार हुई बातचीत और कशमकश का नतीजा है। क्या वहाँ की पुरानी इमारतों में हमें राजपूत और मुगल शैली का कोई मिला जुला रूप देखने को मिलता है, जैसा हमें फतेहपुर सीकरी या राजस्थान के कुछ किलों में दिखता है? हाँ, कुछ हद तक जरूर दिखता है। हालांकि समय के साथ बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन पुरानी हवेलियों और इमारतों के मेहराबों, झरोखों और आंगनों की बनावट में आप ये मिला जुला असर देख सकते हैं। ये वहाँ की भाषा में झलकता है, जहाँ की बोली में आपको संस्कृत से आए शब्दों के साथ साथ फारसी और अरबी के शब्द भी मिलेंगे। ये वहाँ के खान पान और रीति रिवाजों में भी नजर आता है। यह संगम किसी म्यूजियम में रखी चीज नहीं है, यह वहाँ के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। तो आजमगढ़ की कहानी सिर्फ एक शहर के नाम की कहानी नहीं है, बल्कि भारत की पहचान की कहानी का एक छोटा सा मॉडल है। बिल्कुल, ये कहानी इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि भारत में पहचान कितनी बहुस्तरीय है। यहाँ कुछ भी सिर्फ एक रंग का नहीं है। आजमगढ़ की पहचान किसी एक धर्म या एक संस्कृति की नहीं है, बल्कि एक कई धाराओं के मिलने से बनी एक मिलीजुली, जटिल और जिंदा तहजीब की कहानी है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारे शहरों की आत्मा ऐसी ही कई कहानियों के संगम से बनती है। तो चलिए इस पूरी यात्रा को एक बार फिर से देखते हैं। कहानी शुरू होती है एक प्राचीन आध्यात्मिक भूमि से, जो ऋषियों की तपोभूमि थी।
फिर मध्यकाल में एक शक्तिशाली राजपूत राजा के परिवार में एक बड़ा राजनीतिक फैसला लिया जाता है और फिर उसी परिवार का एक वंशज आजम खान 1665 में तमसा नदी के किनारे अपने नाम पर एक शहर बसाता है, आजमगढ़। राजपूत विरासत और मुगल संस्कृति के संगम से एक अनोखी और जटिल तहजीब जन्म लेती है। ये है आजमगढ़ की कहानी। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़कर जाना चाहूंगा। इस कहानी में दो भाइयों का जिक्र है, आजम खान और अजमत खान। दोनों ने अपने अपने नाम पर शहर बसाए, आजमगढ़ और अजमतगढ़। ये सोचने पर मजबूर करता है कि उस दौर में विरासत और पहचान बनाने की चाहत कितनी प्रबल रही होगी। क्या ये सिर्फ संयोग था या इसमें एक तरह की भाईचारे वाली प्रतिस्पर्धा भी शामिल थी, जहां हर कोई इतिहास के नक्शे पर अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज कराना चाहता था? ये सवाल हमें उस युग की महत्वाकांक्षाओं और सपनों की एक गहरी झलक देता है।